सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कल अपन ने ये बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का। कल अपन ने वलन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? वलन के बारे में, वलन के प्रकार वगैरह। और इसको मैंने अलग अलग डायग्राम के रूप में बताया था, है ना। डायग्राम कोई शानदार नहीं बना है, लेकिन अपने शब्दों का मतलब जरूर बता देगा ये डायग्राम, और दोबारा अपना रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट शब्द क्या था? सम्मित, सम्मित वलन। कौन सा? सम्मित वलन। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं साथ में बोल रहा हूं। सम और मित मतलब समान ढाल, ऐसी आकृति जिसके दोनों साइड की ढाल है वो समान हो, तो वो आकृति क्या कहलाएगी? सम्मित वलन, सम्मित वलन। अब जो ये है ना, इसका ढाल दोनों साइड बराबर है, इसका ढाल है दोनों का, ये देखो ध्यान से आप, दोनों का ढाल क्या है? समान नहीं है। तो ये कौन सा वलन होगा? असम्मित वलन। असम्मित वलन। ये शिकायत नहीं है नीचे की दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ। इसका ढाल समान है, सम्मित वलन। इसका ढाल असमान है, तब असम्मित वलन। इसके बाद शब्द आया था एकनत। एकनत मतलब एक भुजा। एक नत, एक भुजा है वो 90 डिग्री है। ये वाली भुजा ना, ये वाली वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। और दूसरे सेकंड इसमें ढाल पाया जाता है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? एक नत। एक नत। सम्मित हो गया, असम्मित हो गया, उलझन वाले शब्द यही है, तब भी इसको सिर्फ इतने से डायग्राम में क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। सम्मित, असम्मित, एकनत। अब आएगा समनत। अब आएगा समनत मतलब सम यानी समान, नत का भुजा मतलब समान भुजा, समानांतर भुजा। ये दोनों भुजाएं ना, ये दोनों भुजाएं क्षैतिज के समानांतर नहीं है, ध्यान रखना। क्षैतिज के समानांतर नहीं है, लेकिन आपस में दोनों क्षैतिज बल से समानांतर हैं। ऐसे ये कभी भी आपस में कटती नहीं है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या है? समानांतर हैं। ये शब्द रेखागणित में आपने बचपन में पढ़े हुए हैं आपके शब्द के। ये दोनों भुजाएं समानांतर, तब क्या होगा? समनत। अब चार शब्द क्लियर हो गए। सममित समान ढाल, असम्मित, असम्मित में दोनों का ढाल असमान, एकनत में एक ढाल है वो 90 डिग्री का है, समनत में दोनों भुजाएं समानांतर हैं। अब शब्द आएगा परिवलन। परिवलन या प्रतिवलन। प्रतिवलन इसमें क्या होता है? दोनों भुजाएं हैं वो समानांतर तो है शाम, दोनों भुजाएं समानांतर हैं, लेकिन जो धरातल है ना, ये क्षैतिज के समानांतर है। इसको देखो आप ध्यान से, इसको ऐसे मतलब एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये तीनों हैं वो आपस में क्या है? समानांतर हैं। मतलब क्षैतिज धरातल के समानांतर इसका वलन है। इसको अपन क्या कहेंगे? परिवलन या प्रतिवलन। और इसमें अपन को देखने मिलते हैं नापे। नापे के एग्जाम्पल मतलब जब ये वलन अत्यधिक, मतलब इनका जो दबाव है, इनका जो दबाव है, संपीड़नात्मक बल जब अत्यधिक होता है, तब ये चट्टानें टूट कर अलग जगह स्थापित हो जाती हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? नापे, ठीक है। परिवलन। अब लास्ट आएगा अधिविष्ट वलन। लास्ट कौन सा है? अधिक्षिप्त वलन। अधिक्षिप्त वलन। ये इसका तो परिवलन ही है, प्रतिवलन नहीं है इसका। परिवलन या संयन वलन मतलब अपने बेड की तरह, सोने की तरह। संयन वलन या परिवलन ये है, ये वाला नहीं, ये है प्रतिवलन। प्रतिवलन या अधिक्षिप्त वलन कल का लिखवाया है, सिर्फ दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ आपको। जो जिसका मुड़ा अत्यधिक होता है, अंदर तक घूम जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिवलन। उसको कहते हैं अपन प्रतिवलन। अब आगे वाले वलन तो सिंपल है, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद में वलन के बाद में भ्रंश। भ्रंश को और लिख लो आप। भ्रंश, भ्रंश है वो संपीड़नात्मक और तनावमूलक दोनों बलों से बनता है। सबसे पहली बात तो ये। अब इसमें छोटे छोटे से नाम हैं वो बता दूं आपको।
जैसे जो भ्रंश है उसका ये ढाल है, इसके साथ जो धरातल के साथ जो कोण बनता है ना, उसको अपन कहते हैं नति, उसका नाम होता है नति। और जो भ्रंश वाली जो ये रेखा होती है ना, ये इसको अपन कहते हैं भ्रंश तल। भ्रंश के जो प्रकार है वो लिखा दूंगा मैं, सिर्फ अभी शब्दों को समझो आप। और जो ये ऊपर की, जैसे यूँ समझो आप, इसका ये भाग टूटा हुआ है, तो जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली, उसको अपन क्या कहेंगे? भ्रंश रेखा, उसको कहेंगे अपन भ्रंश रेखा, और नीचे वाली को भ्रंश तल। अब नेक्स्ट, जैसे तनावमूलक बल से जब ये दोनों चट्टानें अलग हुई, तब ये टूट के ये वाली चट्टान नीचे गिर गई, ये वाली चट्टान नीचे गिर गई, तब इसको अपन क्या कहेंगे? अवपात। अवपात, अवपात खंड, अवपात खंड। और अगर इस इधर वाली चट्टान का उत्थान हो जाए तो अपन इसको कहेंगे ऊर्ध्वपात खंड। ऊर्ध्वपात खंड, जो चट्टान ऊपर जाती है उसको ऊर्ध्वपात बोलते हैं, जो नीचे आती है उसको बोलते हैं अवपात खंड। ये तो है आसान से इसके शब्द। अब इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद अब भ्रंश के प्रकार लिखूंगा मैं आपको। सबसे पहले आप पॉइंट लिखो, भ्रंश तल, भ्रंश तल। भ्रंश तल, और इसमें लिखो, अगर दिखाई नहीं भी दे रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, भ्रंश भय के नीचे रहे, ऊपर बिंदु से भ्रंश तल। और इसमें लिखो आप, भ्रसन क्रिया के परिणामतः, भ्रसन क्रिया के परिणामतः चट्टानी खंडों में उत्पन्न, चट्टानी खंडों में उत्पन्न दरार का सामान्यतया, दरार का सामान्यतया क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है यूं खड़ा, क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर निर्मित तल, क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर निर्मित तल, जिसके सहारे या समानांतर एक स्थलखंड, एक स्थलखंड ऊर्ध्वपात या अवपात कर जाता है, ऊर्ध्वपात या अवपात कर जाता है, इसे भ्रंश तल कहते हैं, इसे भ्रंश तल कहते हैं। और सेकंड लिखो नति, फर्स्ट भ्रंश तल, सेकंड नति या डीप, नति, ठीक है। और इसमें लिखो भ्रंश तल का, भ्रंश तल का या उसकी पृष्ठीय रेखा का, उसकी पृष्ठीय रेखा का क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ निर्मित कोण, क्षैतिज के साथ निर्मित कोण या झुकाव, कोण या झुकाव, ये देखो ये वाला कोण या झुकाव क्या कहलाता है? नति, नति कहलाता है। थर्ड लिखो अवपात खंड, अवपात खंड मतलब नीचे आना, अवपात खंड, डाउन थ्रोन। भ्रसन क्रिया के तहत, भ्रसन क्रिया के तहत भ्रंश तल के सापेक्ष, भ्रंश तल के सापेक्ष। अब ये भ्रंश तल जहां शब्द आ रहा है तो इसको समझो बाद में, भ्रंश तल के सापेक्ष जब किसी खंड का, जब किसी खंड का धंसाव हो जाता है, धंसाव हो जाता है तो उसे, तो इस नीचे वाले खंड को अवपात खंड कहते हैं, तो इस नीचे वाले खंड को अवपात खंड कहते हैं। ऊर्ध्वपात खंड, ये बड़ा होगा, ऊर्ध्वपात खंड, ऊर्ध्वपात खंड में लिखो अपथ्रोन। उपर्युक्त प्रकार से जब कोई खंड या
तो ऊपर रह जाता है, या तो ऊपर रह जाता है, एक भाग नीचे टूट गया तो सीधी सी बात है एक ऊपर रहेगा। जैसे ये दो चट्टानें हैं, अगर ये चट्टान टूट के नीचे गिर गई तो एक ऊपर ही रही ना, ठीक है। ये तो ये क्रिया होती है ना, वो होती है तनाव मूलक बल में, ठीक है। और संपीड़नात्मक बल होती है, उसमें कोई चट्टान ऊपर भी उठ सकती है, ठीक है। ये ऊर्ध्वपात है, ये ऊर्ध्वपात है। या फिर ये चट्टान नीचे गिर गई तो ये तो अवपात खंड हो गया, और जो ऊपर जो शेष बचा ना वो ऊर्ध्वपात खंड है। इसमें लिखो, उपरोक्त प्रकार से जब कोई खंड या तो ऊपर रह जाता है या ऊंचा उठ जाता है तो यह ऊर्ध्वपात खंड कहलाता है। तो यह ऊर्ध्वपात खंड कहलाता है। यहाँ तक का तो कंप्लीट हुआ। अब आएंगे जो शब्द वो होंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रो चेंज करके लिखो, इस प्रकार भ्रंशन क्रिया के तहत भ्रंश के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। भ्रंश के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। और पहला लिखो, सामान्य भ्रंश या गुरुत्व भ्रंश। सामान्य भ्रंश या गुरुत्व भ्रंश। पहला है सामान्य भ्रंश या गुरुत्व भ्रंश। वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, वो गुरुत्व भ्रंश, ठीक है। अब सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, बल कार्य करता है तनाव मूलक, बल कार्य करता है तनाव मूलक। जैसे ये दो चट्टान है, ये दो चट्टान है, और इसमें बल कौन सा लग रहा है, तनाव मूलक। ये संपीड़नात्मक हो गया, बल लग रहा है तनाव मूलक। चट्टानें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ऐसा होता है दो चट्टानें दूर जा रही हैं साहब, ठीक है, और एक चट्टान है वो अब देखो यूं समझो इसको, चट्टानें दूर गई, ठीक है। पहला बल का कौन से बल ने कार्य किया, तनाव मूलक ने। ये तो पहला बल कार्य कर रहा है तनाव मूलक से, ये चट्टानें दूर हुई, ठीक है। उसके बाद जब गुरुत्व बल ने कार्य किया, कौन से बल ने, गुरुत्व बल ने कार्य किया, तब ये चट्टान नीचे आ गई, तब ये चट्टान नीचे आ गई। इसको बोलते हैं अपन सामान्य भ्रंश। इसमें लिखो थोड़ा सा, पृथ्वी के आंतरिक बलों के तहत पृथ्वी के आंतरिक बलों के तहत तनाव मूलक बलों के कारण, तनाव मूलक बलों के कारण जब निर्मित दरार के सापेक्ष, जब निर्मित दरार के सापेक्ष स्थल खंड का लंबवत संचलन हो जाता है, लंबवत संचलन हो जाता है, तो इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। तो इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। तो इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। अगर डायग्राम बनाना चाहो तो थोड़ा सा सुंदर बना लिया करो। यहाँ बल कौन सा कार्य कर रहा है, तनाव मूलक, और नीचे सामान्य भ्रंश, ठीक है। नेक्स्ट रो चेंज करके लिखो, यह गुरुत्व भ्रंश भी कहलाता है, यह गुरुत्व भ्रंश भी कहलाता है, क्योंकि यह भ्रंश तल के सहारे एक खंड गुरुत्व प्रभाव से ही नीचे खिसकता है, गुरुत्व प्रभाव से ही नीचे खिसकता है। सेकंड है उत्क्रम भ्रंश। उत्क्रम भ्रंश, ओ आधा तय क के नीचे रहे और मैं, उत्क्रम भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश।
उत्क्रम भ्रंश में क्या होता है, ये दो चट्टानें हैं, सॉरी इसमें तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है, तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है। तनाव मूलक बल से जब एक चट्टान ऊपर खिसक जाए, जब एक चट्टान ऊपर खिसक जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, उत्क्रम भ्रंश। अब देखो आप, ये संपीड़नात्मक बल, संपीड़नात्मक बल, चट्टान का प्राथमिक रूप ये था, ठीक है। संपीड़नात्मक जब बल लगा, ये बल लगा, तब ये चट्टान खिसक के ऊपर चली गई, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे सामान्य, ये उत्क्रम भ्रंश। और इसमें लिखो आप, जब संपीड़नकारी बल के परिणामतः, जब संपीड़नकारी बल के परिणामतः घर्षण क्रिया संपन्न होती है, घर्षण क्रिया संपन्न होती है, तो एक खंड भ्रंश तल के सहारे, अब देखो शब्द बार बार आ रहे हैं भ्रंश तल, तो अब आपको पता होना चाहिए भ्रंश तल कहाँ है, बताया मैंने जस्ट पहले, तभी लिखाए थे वो शब्द मैंने। भ्रंश तल के सहारे ऊर्ध्वपात कर जाता है तो इसे उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। वह अगला है अधिक्षिप्त, अधिक्षिप्त भ्रंश। देखो जो सामान्य भ्रंश और सामान्य भ्रंश, ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, और आपको सर्वाधिक एग्जाम में ये जो शब्द है उत्क्रम भ्रंश वाला, ये बहुत एग्जाम में आपको मिल जाएगा। उत्क्रम भ्रंश में क्या होता है, कौन सा बल कार्य करता है, संपीड़नात्मक बल कार्य करता है, और एक चट्टान का ऊर्ध्वपात होता है, ठीक है, ये चट्टान ऊपर गई है। और सामान्य भ्रंश, सामान्य शब्द सामान्य काम में लिया है, तब बल कौन सा काम करेगा, तनावमूलक बल काम करेगा। जब चट्टानें दूर होंगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, एक चट्टान नीचे खिसक गई, तब वो कौन सा भ्रंश होगा, सामान्य भ्रंश। एक सामान्य भ्रंश का दूसरा नाम आ जाता है एग्जाम में, गुरुत्व भ्रंश। गुरुत्व मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है उस बल में, तब शब्द आ जाता है निम्न में से गुरुत्व भ्रंश कौन सा है। तब आपको डायग्राम जो दिए होंगे उसमें से सही करना होगा कौन सा, जिसमें बल कार्य कर रहा हो तनावमूलक, और चट्टान एक खिसक के नीचे आ रही है, और आपको ऐसा निशान मिलेगा कि ये चट्टान गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से नीचे खिसक रही है, तब आंसर होगा गुरुत्व भ्रंश का। अब अधिक्षिप्त भ्रंश, अधिक्षिप्त भ्रंश में क्या होता है, जब यही तनावमूलक बल कार्य करता है, यही तनावमूलक बल कार्य करता है, लेकिन यूं समझो, इसमें तो देखो ये चट्टान यहाँ तक ही खिसकी, लेकिन ये बल इतना ज़्यादा ताकतवर होता है, बल इतना लगता है कि ये चट्टान है वो, इसका रूप कुछ यूं हो जाता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं चट्टानें, तब बल कौन सा है, ये कौन सा, अधिक्षिप्त, कौन सा, अधिक्षिप्त। ये जो बना रहा हूं मैं ऊपर का धरातल बना रहा हूं, ये कौन सा बल है, अधिक्षिप्त। और अधिक्षिप्त में आप लिखो, जब भ्रंश तल में, जब भ्रंश तल में नति, नति वाला वो कोण वाला है ना, अब तो एक दूसरे के ऊपर आ गई तो नति का कोई कोण बचा ही नहीं। जब भ्रंश तल में नति अत्यंत मंद हो जाती है, मंद होती है, या भ्रंश तल क्षैतिज के लगभग, क्षैतिज के लगभग समानांतर होता है, क्षैतिज के लगभग समानांतर होता है, तो संपीड़नकारी बल के परिणामतः, संपीड़न बल के परिणामतः ऊर्ध्वपात खंड, ऊर्ध्वपात खंड, पहले यहाँ था ना, ऊर्ध्वपात खंड अवपात खंड के ऊपर चढ़ जाता है, अवपात खंड के ऊपर चढ़ जाता है, तो इसे अधिक्षिप्त, अधिक्षिप्त भ्रंश कहते हैं, अधिक्षिप्त भ्रंश कहते हैं। अगला लिखो नति भ्रंश, चौथा है
नति भ्रंश। और इसमें लिखो, यहाँ तक ही मुश्किल थे बस, अब आगे आपके अपने आप ही समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं आगे। नति भ्रंश, जब भ्रंश तल या नति के झुकाव के सापेक्ष, नति के झुकाव के सापेक्ष स्थलखंड के संचलन के कारण, स्थलखंड के संचलन के कारण भ्रंश का निर्माण होता है, तो इसे नति भ्रंश कहते हैं, तो इसे नति भ्रंश कहते हैं। जो मैंने अब तक आपको करवाए ना, वो नति भ्रंश के टाइप है। जैसे अपन देखें तो इस एग्जाम्पल में आप लिख लो, नति भ्रंश कहते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। और कई प्रकार में आप सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश और अधिक्षिप्त भ्रंश, इन तीनों को लिख लो। हो सकते हैं व्युत्क्रम भ्रंश, सामान्य भ्रंश और अधिक्षिप्त भ्रंश। अगला आप लिखो, नति लंब भ्रंश, नति लंब भ्रंश या रूपांतरित भ्रंश। नति भ्रंश या नति भ्रंश में नति लंब भ्रंश या रूपांतरित भ्रंश। इसमें दो चट्टानें एकदम पास में रगड़ खाती हुई चलती हैं, ना तो तनावमूलक बल है ना ही संपीड़नात्मक बल है, रूपांतरित भ्रंश है ये। और इसमें आप लिखो, रूपांतरित भ्रंश में भ्रंशन क्रिया के परिणामतः, भ्रंशन क्रिया के परिणामतः जब किसी स्थलखंड का, जब किसी स्थलखंड का स्थानांतरण, स्थानांतरण नति लंब के समानांतर हो जाता है, नति लंब के समानांतर हो जाता है, तो इसे नति लंब भ्रंश कहते हैं। अगला लिखो सोपानी भ्रंश, सोपानी भ्रंश। इसमें लिखो, किसी विस्तृत स्थलखंड में, किसी विस्तृत स्थलखंड में जब भ्रंशन क्रिया के परिणामतः, भ्रंशन क्रिया के परिणामतः, जब भ्रंशन क्रिया के परिणामतः कई समानांतर भ्रंश तल, कई समानांतर भ्रंश तल निर्मित हो जाते हैं, कई समानांतर भ्रंश तल निर्मित हो जाते हैं, या क्रमशः कई भ्रंश तल इस प्रकार निर्मित हो कि, या क्रमशः कई भ्रंश तल इस प्रकार निर्मित हो कि वह पूर्व भ्रंश तल के समानांतर दशा रखे। ऐसी स्थिति में शैलखंड के अवपात की दिशा में, एक ही दिशा में क्रमशः होते हुए सोपानी आकृति निर्मित कर दे, तो यह सोपानी भ्रंश कहलाते हैं। तो यह, इसमें डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मतलब ये भ्रंश ही समानांतर ऐसे बनेंगे। कौन सा भ्रंश होगा ये? कौन सा भ्रंश होगा? ये होगा सोपानी भ्रंश।
सोपानी भ्रंश। और इसमें बल कौन सा कार्य कर रहा है? तनावमूलक, ये बल कार्य करेगा। तनावमूलक बल कार्य कर रहा है। अगला है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगला, द्रोणिका भ्रंश। द्रोणिका भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश। और पहले तो आप इसको लिख लो, फिर बताता हूँ इसके बारे में। भ्रंशन क्रिया के परिणामतः, भ्रंशन क्रिया के परिणामतः जब किसी स्थित मध्यवर्ती स्थल के शिरों के खंड ऊर्ध्वपात, मतलब ऊपर आना, ऊर्ध्वपात कर जाएं, या मध्यवर्ती खंड शिरों के खंडों के सापेक्ष, ये समझा दूंगा, आप लिखो एक बार। शिरों के खंडों के सापेक्ष अवपात, मतलब नीचे आना, अवपात कर जाएं, तो वह मध्यवर्ती स्थलाकृति, द्रोणिका भ्रंश कहलाती है। इसी कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, जिसे ग्रेबन कहते हैं, ग्रेबेन कहते हैं। देखो द्रोणिका भ्रंश, इसको थोड़ा सा समझो आप। द्रोणिका भ्रंश, जैसे ये एक चट्टान का टुकड़ा है, ये एक चट्टान का टुकड़ा है। अब होता क्या है, इसको 3 भागों में बांट लो यूं आप। ये 3 पार्ट है चट्टान की, ठीक है। जब ये संपीड़नात्मक बल लगता है या तनावमूलक बल लगता है, ये दोनों चट्टानें हैं पास की दोनों चट्टानें, अगर ऊपर उठ जाए, ये दोनों चट्टानें ऊपर उठ जाए, तब स्थिति क्या बनेगी? अब ये बीच में वैली, घाटी या द्रोणिका, यही शब्द आएंगे, इसके बीच में घाटी बन गई ना ये, और इधर वाला जो पार्ट था वो तो ऊपर चला गया। ठीक है। अब ये जो बीच में घाटी बनी है, इसको अपन कहेंगे, जब ये दोनों पार्ट ऊपर गए हैं, इसको कहेंगे अपन रैंप वैली। क्या? रैंप, RMP, रैंप वैली। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब सेकंड स्थिति को आप समझना, अभी ये डायग्राम देख लेना आप, यानी दोनों पास की चट्टानें हैं वो ऊपर उठ गई, जब जो दोनों के बीच में जो ये गैप बना, जो ये बीच में द्रोणिका बनी, इसको अपन क्या कहेंगे? रैंप वैली। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब एक बार आप यूं समझो, ये चट्टान है, जब बल कोई सा भी कार्य करता है, यहाँ एक तो भ्रंश में ध्यान रखना, तनावमूलक बल भी कार्य कर सकता है, संपीड़नात्मक बल भी कार्य कर सकता है। ये दोनों चट्टानें हैं वो तो है स्थिर, जो मध्य की जो चट्टान है ना, वो आप नीचे खिसक गई, वो नीचे खिसक गई। अब आकृति तो वो की वही बन रही है, बस अपन को बताया क्या गया है कि ये चट्टान है वो नीचे आई है और ये वहां की वहां स्थिर है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। इसको तो बोलेंगे अपन रिफ्ट वैली, और उसको बोलेंगे अपन रैंप वैली। जब ये दोनों चट्टानें ऊपर खिसक जाती हैं तब होती है रैंप वैली, और जब ये बीच वाली नीचे आ जाती है तब वो क्या बोलते हैं? इसको
रिफ्ट वैली। ठीक है, यहाँ तक ये द्रोणिका भ्रंश कंप्लीट हुई। अब आएगा कट्टक। एक लास्ट लिखो आप, कट्टक भ्रंश। कट्टक भ्रंश क्या, कै टे और कै, कट्टक भ्रंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्लियर हो जाए तब तो हो जाए, नहीं तो लाइफ टाइम लोचा ही रहता है इनका कि कौन सी रिफ्ट वैली है, कौन सी रैंप वैली है, कौन सा ब्लॉक पर्वत है, कौन सा होस्ट पर्वत है। अब कट्टक भ्रंश में एक बार आप लिखो, भ्रशन क्रिया के परिणामतः, भ्रशन क्रिया के परिणामतः स्थिर मध्यवर्ती खंड, स्थिर मध्यवर्ती खंड के शिरों के खंड या शिरों के खंड या शिरों के खंड अवपात कर जाते हैं। अवपात ऊर्ध्वपात, अवपात नीचे आना, ऊर्ध्वपात ऊपर उठना, अवपात कर जाते हैं या शिरों के स्थिर खंड के सापेक्ष मध्यवर्ती खंड ऊर्ध्वपात कर जाता है तो इसे कट्टक भ्रंश कहते हैं। इसके कारण भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। अब सब पर्वत के ये भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो है ब्लॉक, एक तो है ब्लॉक और एक है होस्ट। दिखते दोनों सेम हैं, दिखते दोनों सेम हैं, लेकिन जब लैंग्वेज पूछते हैं एग्जाम में तब ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिलते हैं अपन को। अब समझना आप इस चीज को, जैसे ये कि ये चट्टान है, ठीक है, अब देखना आप, वो वैली वाला ही मामला है पूरा पूरा, उसमें मध्य का बता दिया, घाटी का बता दिया, इसमें अपन को पर्वत के बारे में बताना है। तो जहां घाटी बनेगी वहां पर्वत का निर्माण होगा, निश्चित है ये चीज। तो ब्लॉक पर्वत कौन सा होगा, जब दोनों पास की चट्टानें, जब दोनों पास की चट्टानें नीचे खिसक जाएं, जब दोनों पास की चट्टानें नीचे खिसक जाएं। अब दोनों चट्टानें जहां नीचे आ रही हैं, दोनों चट्टानें यहां आ गई, ठीक है। अब देखो आप नीचे ऊपर एक पर्वत बचा है, ऊपर एक पर्वत बचा है। अब जो ये पर्वत बचा है ना, जो ये पर्वत बचा है उसको अपन कहेंगे ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। अपने भारत में एग्जाम्पल देखने को मिलता है पश्चिमी सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी सह्याद्री पर्वत, या फिर सतलज है ना, वो भी यही ब्लॉक पर्वत है, ये तो है ब्लॉक पर्वत। अब सेकंड आता है होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत में क्या होता है, होस्ट पर्वत में ये दोनों स्थलखंड है ना, वो तो हैं एक ही जगह, ये दोनों स्थलखंड एक ही जगह अपनी जगह स्थिर हैं, और जो बीच का जो स्थल है, जो बीच का पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है, बीच का पार्ट ऊपर उठ जाता है, तब अपन उसको क्या कहेंगे, होस्ट पर्वत, तब कहेंगे होस्ट पर्वत। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों तरफ की दोनों चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं, शेष जो ऊपर भाग बचता है वो तो बचता है ब्लॉक पर्वत का, ठीक है। जब तीनों चट्टानें एक जगह और जो बीच का पार्ट है वो ऊपर उठ गया, जो बीच का पार्ट है वो ऊपर उठ गया, दोनों चट्टानें एक जगह, तब क्या कहलाएगा, होस्ट पर्वत, ठीक है। इन चट्टान खुद ऊपर किसकी है, तब तो क्या होगा, होस्ट पर्वत। जब आसपास की दोनों चट्टानें नीचे खिसक गई तब कौन सा होगा, ब्लॉक पर्वत। वो एक मूवी भी थी धमाल, धमाल मूवी में वो संजय दत्त का डायलॉग था कुछ ऐसा कि मतलब किसने गलती की है वो आगे आ जाओ, जब सबके सब यहीं एक ही जगह खड़े हैं तो बाकी के सबके सब पीछे हट गए, वो एक बचा, तो वो एक बचा, वो कौन सा बचा, वो साहब वो ब्लॉक पर्वत है, वो ब्लॉक है, ब्लॉक पर्वत। यानी आसपास की जो चट्टानें थी वो पीछे आ गई, तो जो आगे बचा वो कौन सा, वो तो हुआ ब्लॉक पर्वत। और जब उसने संजय दत्त ने जब आगे बुलाया, वो आगे खिसक के आगे आ जाता, मतलब चट्टान खुद ऊपर खिसकी है, आसपास की चट्टानें वो वही हैं, तब क्या होगा, होस्ट पर्वत। ये सिंपल सा तरीका समझने का, ठीक है। ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, ये आपका वल्लन और भ्रंश का चैप्टर हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।